पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं, जिससे कि केवल आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या शर्तें हैं, उस बात पे मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जैसे कि हम पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट बनने के लिए हमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है कौन लेता है। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु दूसरे परमाणु को देता है उसे दाता कहते हैं, और एक एक्सेप्ट करता है ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बेसिक जानकारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बताई थी। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी शर्तें क्या हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि कोवैलेंसी क्या है, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या क्या शर्तें हैं, मैं आज उस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना, वीडियो पूरा अवश्य देखें। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाना है हमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं। एक थोड़ी सी टॉपिक ले लीजिए, बेसिक जानकारी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था एक ए एटम है और एक बी है। ठीक है, अब ए के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये, यानी कि मान लीजिए इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके अंतिम कोश अष्टक पूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, यहीं से आप समझिए। ठीक है, अष्टक इसका पूरा भरा हुआ है और इसके पास जो है यानी कि 2 4 6, चेंज कर लीजिए, 2 4 6। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक दूसरा परमाणु है इसका अष्टक पूरा भरा हुआ नहीं है। ठीक है, अंतिम कोश, अष्टक का मतलब होता है अंतिम कोश। अंतिम कोश जो होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहना चाहिए। तो अष्टक जो होता है हमारा, इसका पूर्ण भरा हुआ नहीं है और इसका अष्टक पूर्ण भरा हुआ है। तो इसलिए ये जो बी होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म ए से ग्रहण कर लेता है। जब ए से एक इलेक्ट्रॉन युग्म हमारा बी ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पे ये जो ग्रहण करता है इसे ग्राही यानी कि एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं। और जो ए है ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म बी को दे देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। और इनके बीच जो रिलेशन हुआ उस रिलेशन को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी कि ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, यानी कि जो ये रिलेशन हुआ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जो ये बॉन्ड जो लगा इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो मैं आज आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें बताने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे कब बनते हैं। क्लियर? हेडिंग बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कुछ शर्तें। यहां पे लिख दे रहे हैं हम शर्तें। ठीक है, क्या लिख रहे हैं भाई? शर्तें लिख रहे हैं। क्या शर्तें हैं? ठीक है, क्या शर्तें हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में, हमारी शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, वो शर्तें हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 लिखना है। नंबर 1 पॉइंट हम ये लिखेंगे भाई, देखिए हम यहीं से सारे पॉइंट लिखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की शर्तें क्या है। यानी कि जो दाता परमाणु होता है, सबसे पहली बात आपको ये जानना है, लिखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, ये लिख लो, जो परमाणु दाता होता है। क्या होता है? दाता होता है, यानी कि दाता का मतलब डोनर होता है, उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्लियर? उसका अष्टक क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। यानी कि जो दाता परमाणु होता है, जो परमाणु दाता होता है उसका अष्टक
पूर्ण होना चाहिए और उसके पास पूर्ण होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो दाता परमाणु होता है, यानी कि दाता परमाणु ये है, इस दाता परमाणु के पास पूरा उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए, सबसे पहली पॉइंट। ठीक है, पहली बात हमारी क्या हुई कि जो दाता परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म हमारा परमाणु जो डोनर होता है वो दूसरे को त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि फ्री रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बॉन्डेड हो, किसी दूसरे से बॉन्ड बना चुका हो, हमें वो इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल भी नहीं लेना है। पता चले कि आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है उसके पास लेकिन वो दूसरे परमाणु से बॉन्डेड है। ठीक है, तो हमें बॉन्डेड वाले नहीं लेना है, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डोनर परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए और उसका कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। क्लियर। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी कि जो परमाणु एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए, उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए। अब ऐसा ना समझे कि आप जिसका अष्टक पूरा ही भरा हुआ है वो आप दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमें पहला पॉइंट ये था कि जो परमाणु दाता होता है उसका अष्टक पूर्ण भरा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है जो परमाणु एक्सेप्टर होता है उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसके कक्षक में रिक्त स्थान होना चाहिए। यानी कि उस परमाणु के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की उचित ऊर्जा होनी चाहिए, उचित ऊर्जा होनी चाहिए। अतः कक्षक रिक्त होने चाहिए। क्लियर, ये पॉइंट आप समझे। यानी कि जो परमाणु एक्सेप्टर होता है उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, उस परमाणु के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की उचित ऊर्जा होनी चाहिए। अतः कक्षक रिक्त होने चाहिए। ठीक है, कक्षक रिक्त हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो ये जो थी हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की शर्तें थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं, क्लियर, हेडिंग बनाएंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या पढ़ना है हमें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ना है। देखें कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हेडिंग बनाए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्लियर, कोऑर्डिनेट
कंपाउंड। क्लियर, सिंपल सी बात है भाई। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? यानी कि वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, लिखेंगे वे यौगिक, वे यौगिक, वे यौगिक, यौगिक जिनमें 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 कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था, अमोनिया बोरान, अमोनिया ट्राई फ्लोराइड बोरान। अमोनिया यानी कि NH3 स्ट्रक्चर ही बना लीजिए पूरा। ठीक है, क्या करना है भाई? NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोरान ट्राइफ्लोराइड। क्लियर, NH3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। दूसरा कंपाउंड देखें, फेरी साइनाइड आयन। फेरी साइनाइड आयन भाई क्या है? FeCN का होल 6। ठीक है, ये फेरी साइनाइड आयन है। दूसरा है हमारा फेरी साइनाइड आयन। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर देखें भाई, फेरी साइनाइड आयन की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमें देखना है भाई, FeC ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, देख लो एक बार स्ट्रक्चर आ रही है नहीं आ रही है भाई। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके ऊपर जो हमारा आयन है ये लगा हुआ 3-। क्लियर, 3-। ये जो स्ट्रक्चर थी हमारी किसकी थी भाई? ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमारी फेरी साइनाइड आयन। क्लियर, ये स्ट्रक्चर हमारी हो गई। यानी कि ये जो कंपाउंड थे हमारे, ये कंपाउंड कौन से हो गए बेटा? ये जो कंपाउंड थे हमारे कौन से हो गए? कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गए। क्लियर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लक्षण। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सामान्य लक्षण। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सामान्य लक्षण हमें बनाना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सामान्य लक्षण। यानी कि हमें अब पढ़ना है उपसहसंयोजन यौगिक के सामान्य लक्षण। जो हमारे उपसहसंयोजक यौगिक थे उनके हमें सामान्य लक्षण पढ़ने होंगे। पहला लक्षण है ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि लिक्विड में पाए जाते हो, सॉलिड में नहीं पाए जाते हो या गैसेस में नहीं पाए जाते। ये जो हमारे उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है बॉन्ड बनने के पश्चात, बॉन्ड बनने के पश्चात ये कोवलेंट बॉन्ड के समान व्यवहार करते हैं। बॉन्ड बनने के पश्चात ये कोवलेंट बॉन्ड के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर? कौन सी प्रकृति के होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट है नंबर 3, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी बात को लेकर। इसमें दाता परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। क्लियर? दाता परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है? अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी दाता परमाणु की, तभी वो अपने पास इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में कई बार, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकल बॉन्डिंग के गलनांक तथा क्वथनांक की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। नीट एग्जाम में 3 से 4 बार ये पॉइंट यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से समझें। क्या है? इनके गलनांक व क्वथनांक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पूछ लिया जाए या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछ लिया जाए, वैद्युत संयोजी यौगिक से कम होते हैं तथा कोवलेंट कंपाउंड से, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड से सहसंयोजक यौगिक से अधिक होते हैं। क्लियर? सहसंयोजक यौगिक से अधिक होते हैं। अब एग्जाम में यानी कि गलनांक तथा क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम पूछ लें या घटता हुआ क्रम पूछ लें। मैंने जो कि क्रम दिखाया है ये घटता हुआ क्रम दिखाया है, यानी कि सबसे ज्यादा गलनांक व क्वथनांक उच्च किसके होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के गलनांक व क्वथनांक सबसे उच्च होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के गलनांक व क्वथनांक सबसे उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और आयनों में तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। क्लियर? ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के गलनांक व क्वथनांक होंगे, फिर उससे कम किसके होंगे? उससे कम होंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के होंगे, जो हम अब आज पढ़ रहे हैं। यानी कि उससे ज्यादा किसके होंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड के। और सबसे कम गलनांक व क्वथनांक किसके होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड के। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड से अधिक होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से कम होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो क्रम था घटता हुआ क्रम था। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के गलनांक व क्वथनांक होंगे, उससे कम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के होंगे और सबसे कम कोवलेंट कंपाउंड के होंगे। क्लियर? ये पॉइंट कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट हो गया हो तो नेक्स्ट देखें भाई। अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ये ठोस, गलित और बिलगित का मतलब गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में, यानी कि ये ठोस, गलित या बिलगित अवस्थाओं में आयन प्रदान नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, यानी कि ठोस, गलित और बिलगित अवस्था में ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, तथा ये
तथा ये समाव्यपता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है, मैं एक वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। आइसोमेरिज्म पढ़ाना है मुझे आपको, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में, ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। क्लियर, अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, ये हमारे उपसह संयोजन यौगिकों के सामान्य लक्षण थे। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है, कल इवनिंग की क्लास में भाई मैंने समय परिवर्तन कर दिया है, आज थोड़ा लेट हो गया किसी कारणवश, क्योंकि इंटरमीडिएट का मूल्यांकन होने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको और भी बताऊं कि नेक्स्ट जो वीडियो कल से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो शाम को 8:30 बजे। ठीक है, 1 घंटा बढ़ा दिया है क्योंकि दिन ज्यादा ग्रोथ कर गए, बड़े हो गए, इस चक्कर से 7:30 कितनी जल्दी बन जाते हैं शाम को पता ही नहीं चलता। तो 8:30 बजे, कल 8:30 बजे शाम को, कल शाम को 8:30 बजे मैं आपको अष्टक नियम पढ़ाने वाला हूं। और इनकी अष्टक नियम पढ़ाने के बाद में मैं लुईस कॉन्सेप्ट, आपको लुईस कॉन्सेप्ट दूंगा। लुईस कॉन्सेप्ट में लुईस संरचनाएं, जितनी लुईस संरचनाएं होती हैं वो लुईस संरचनाएं मैं आपको बनवाऊंगा। एग्जाम में फर्स्ट ईयर के क्लास में तो है ही है, साथ में नीट में लुईस संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आपको लुईस संरचना बनाना अति आवश्यक है। उससे पहले मैं आपको अष्टक नियम बताने वाला हूं। अष्टक नियम के साथ में मैं आपको अधिकतम संयोजकता का नियम भी बताऊंगा कि अधिकतम संयोजकता का नियम क्या होता है। जब तक आपको अष्टक नियम और अधिकतम संयोजकता का नियम क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लुईस संरचनाएं नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, लुईस संरचनाएं बनाने के लिए आपको सबसे पहले अष्टक नियम और अधिकतम संयोजकता का नियम जानना अति आवश्यक है। तो कल शाम को 8:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे।